नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। अगर आप लोग इस सभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, आप लोग को भी फ़ायदा बहुत होने वाला है। इससे जितना भी आप लोग को हम क्वेश्चन कराने देने वाले हैं उससे बाहर कुछ भी आप लोग को नहीं मिलने वाला है एग्ज़ाम में, जैसा कि आप लोग सभी एग्ज़ाम में देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए मेन प्रीवियस ईयर ही आता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो रेलवे का। ना ही इसमें एसएससी का पूछा जाता है, ना ही किसी और एग्ज़ाम का, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रीवियस ईयर चलता है। वो भी चाहे जिस रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर ही आता है। जो आप लोग को हम एनटीपीसी ग्रुप डी के अलावा जितना भी रेलवे में एग्ज़ाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग को हम डेली करवाते हैं। तो हमारे साथ डेली सुबह और शाम जुड़ें और डेली 20 क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन से है 19 पे पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए, हमें जो शेषफल प्रमेय पे बनेगा ये क्वेश्चन कि 19 पर जो पावर है वो 300 है और इसमें जो भाग है वो 20 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर। शेषफल के बारे में पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या आएगा। तो सिंपल सी बात समझिएगा, जब भी देगा ना आप लोग को ये दोनों आसपास ही देगा। अगर आसपास नहीं देगा तो ऐसा कुछ देगा, जैसे यहाँ पे 39 दे सकता था, तब क्या होता कि 20 दूना 40 दुगुना दे रहा है। ठीक है, तो इसी के आसपास देगा, ये इसके मल्टीपल के आसपास देगा। ठीक है, तो समझिएगा शेषफल कैसे निकालेंगे। तो पावर को मत देखिए, डायरेक्ट आप लोग इसमें इसको भाग कर दीजिए। जब आप लोग भाग कीजिएगा 19 में 20 से, तो शेषफल तो 19 आएगा। जैसे मानिए 20 में भाग कर 20 से भाग करेंगे 19 में, तो शेष भाग तो लगेगा नहीं, शेषफल ये आएगा। तो ये नहीं लेंगे, इसका निगेटिव शेषफल लेंगे। निगेटिव शेषफल तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो समझिए। जैसे मानिए 20 से भाग दें तो 19 आएगा, अगर 19 नहीं लेंगे तो -1 शेषफल होगा। क्या होगा, -1। और इस पर जो पावर फिर जितना का पावर कर देंगे। अब देखिए, माइनस पे पावर अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस पे अगर पावर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। कितना, 1 था तो 1 ही रह जाएगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। कोई विद्यार्थी इसी में आके पूछ देता कि नहीं यहाँ पे अगर 299 होता तब कितना होगा, यहाँ पे मानिए 299 अगर हुआ तब, तो उस कंडीशन में -1 पर पावर कितना, 299। -1 पे पावर 299 का मतलब -1 ही रहेगा। अब -1 तो हो नहीं सकता है पावर, तो इसको 20 में -1 कर देंगे, मतलब जो इसका शेषफल हो जाएगा वो हमारा 19 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये सभी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा तो अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। देख रहे होंगे आप लोग, जितना भी हम वीडियो का कुछ सोल्यूशन करवाते हैं सबके लिए करवाते हैं। किसी का कुछ ज़्यादा नंबर आता है, किसी का कम, तो यही प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि वीडियो देखने के बाद भी आप लोग कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े के आधार पर अंकों का माध्य कितना होगा। माध्य ज्ञात करना है। माध्य तो आप लोगों को पता ही है, कुल मतलब क्या, सिग्मा मानी ये क्या है, एक्स रहता है। तो हम हमेशा लिखेंगे नहीं कि एफ गुना एक्स, सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य होता है कि देखिए सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इसको निकालेंगे नहीं साइड में कि सिग्मा, यहीं पे डायरेक्ट देखिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, तो कर दीजिए। जब इसको गुना करेंगे तो 0 होगा, ये 5 होगा, हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये हमारा 0 होगा। गुना करेंगे 0 5 8 3 तिया 9 4 दूना 8 8 5 40, जोड़ दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा ये 40 8 48 48 और 9 48 8 57 57 और 8 जो हो जाएगा हमारा 57 58 59 60 5 65 5 70। तो इसका जो योगफल हो गया वो तो हमारा 70 ही आ रहा है ना, एक बार जोड़ लीजिए आप लोग, 70 आ रहा है। ठीक है, बटा क्या करते हैं, सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़। क्या को फ्रीक्वेंसी जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 11 4 11 4 15 15 3 18 18 2 अब 20 अब 20 5 25, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे अगर भाग करेंगे तो समझिएगा 25 कितना बार में कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 5 25, इसको 5 से काटेंगे तो 14। और जब भाग करेंगे तो 5 दूना 10 5 8 40, तो इसका जो माध्य आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। कितना, 2.8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना भी आप लोग के पास ग्रुप है, स्टडी ग्रुप जितना भी है, तो ज़रूर शेयर करें इस चैनल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर
तीन क्या है हमारा रूट सॉरी तीन क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 है। कितना है कुल उत्पादन कपड़े का? 1,50,000 है। कपड़े का जो कुल उत्पादन है वो 1,50,000 है। ठीक है, तो 2015 में सैटीन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ? किसके? सैटीन का ना। सैटीन का कुल कितना कपड़ा का उत्पादन हुआ? तो कहाँ पे है सैटीन? सैटीन देखिए यहाँ पे है, तो 5% हुआ है, तो कुल का 5% आंसर हो जाएगा। तो डी आई का क्वेश्चन इतना ही आसान रहता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो 15 पचे 75, 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा, तो हो गया 7,575। कितना हो जाएगा? 7500। हमसे ही पूछा था सैटीन, तो 5% का मतलब 7500 आ गया। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड हम करवाते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को इससे अच्छा कहीं और नहीं मिलेगा कंटेंट। आप लोग कहीं और से भी एक बार देख के आ सकते हैं, आप लोग को ऐसा लगता है तो। ठीक है, इसलिए आप लोग को जरूर देखना चाहिए, जरूर एकदम जरूर देखना चाहिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? यदि यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। कौन? सी डी ए ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सी डी ए। अब देखिए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बोला है, तो चलिए हम बना लेते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज तो समझ में आता है ना। एक सर्किल होगा, उसके अंदर होगा, उसके अंदर होगा एक चतुर्भुज। चतुर्भुज का जो चारों कोना होगा वो सर्कल को टच कर रहा होगा, वही हमारा होगा चक्रीय चतुर्भुज। जैसे देखिए कोई भी हम बना लेते हैं, अब सीधा नहीं, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज चारों कोना, और फिर समबाहु त्रिभुज का भी बात बोला है, तो पहले हम यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज देखिए बना लिए। ये हमारा क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, आ जावे। ठीक है ना, बन गया चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चलिए यही हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें अब क्या बोला है? ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, सब भुजा भी बराबर होता है। तो सब ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और सी कहाँ पे है? ए बी सी देखिए, ए बी और सी ये त्रिभुज का बात कर रहा है, मतलब इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। अभी हम काला कर लेते हैं, एक त्रिभुज बन जाएगा। ये देखिए ए बी सी इसका बात कर रहा है। ये जो है ये त्रिभुज जो बन गया ए बी सी, समबाहु त्रिभुज, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ये जो त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा ये ए बी सी, ठीक है, ए डी सी नहीं, ए बी सी, वो हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हमारे ये आजा काला, ये कोण भी 60 डिग्री है। ठीक है, ये कोण भी 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था। आगे हमें निकालना क्या, उस पर भी अगर ध्यान दें तो बोला है कोण सी डी ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका सी डी ए का, तो सी डी ए इस कोण का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। वो कैसे? देखिए इतना अगर ये दोनों नहीं भी लिखते तो आंसर आ जाता। कैसे? कल ही आप लोग को चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट समझाए थे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण मतलब ये कोण जोड़ ये कोण, ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये हमारे 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, तभी तो 180 पूरेगा। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कितना होगा, तो ये हमारा 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसी वर्ष 7 जून को चुका। कब रुपया ली है? ये जो रुपया ली है वो 26 मार्च को। कब ली है? 26 मार्च 2018 को रुपया ली है, और इसी साल जो पैसा वो चुका दी है, दे दी है, वो 7 जून को दे दी थी कर्जा वाला को। कितना? 7 जून 2018 को। ठीक है, उसने अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी
राशि का भुगतान करना पड़ा, कितनी राशि दी होगी। अब देखिए कितनी राशि भुगतान करना पड़ा, तो जितना रुपया ली थी 4500 इतना तो देगी ही देगी, अब प्लस ब्याज भी देगी, इसका मतलब अमाउंट निकालने बोल रहा है। तो मतलब देखिए समय यहाँ पे सेट रहता है, 73 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि तभी हमारा 365 से कटेगा। आप लोग को पता ही है, आप लोग को एएलपी में भी ये प्रश्न आया था। देखिए कहाँ का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है पिछले साल का, मतलब इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कितना दिन है। यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं बोल देंगे कि 73 दिन है, यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन ये सेट रहता है, हम लोग देखते हैं कि सेट है या फिर नहीं है, इतना से इतना दिन के बीच। तो 26 मार्च में क्या दिन और बचा हुआ है, 26 मार्च 31वां महीना लगता है, 27 28 29 30 31 5 दिन मार्च में बचा हुआ है। अब प्लस 30 दिन अप्रैल का, ब्याज तो लगेगा 30 दिन अप्रैल का, और मई का जो है वो 31 दिन लग जाएगा, मई का 31 दिन। मई के बाद जून तो 7 तारीख तक जाना है, 7 तारीख तक जून का कितना हो जाएगा 7 दिन। जब जोड़ेंगे इसको 30 30 60 60 एक 61 61 61 61, जून का तो 7 हो जाएगा ना भैया, 7 ही था ना, 7 जून तक जाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 30 60 एक 61 61 5 66 66 और 7 कितना हो जाएगा 73। आप लोग को हम एएलपी में भी बोले थे कैसा क्वेश्चन आता है तो सेट रहता है, और एएलपी में भी क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, तो 73 दिन हो गया, कितना हो गया 73 दिन हो गया, इसी के मल्टीपल का कुछ रहेगा। अब देखिए ब्याज निकालना बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। ये कैसे ब्याज निकालना आसान है, तो क्या होता है SI बराबर होता है पी कितना है, तो पी तो कितना रुपया लिया गया था 4500 रुपया उधार लिया गया था, बेचा 4500 रुपया उधार लिया गया था। तो P गुना टी कितना है, तो टी तो 73 दिन है, लेकिन इसको साल में बदलेंगे तो 365 से इसमें भाग कर देंगे तो साल हो गया। P गुना टी गुना आर, रेट कितना है, तो रेट के बारे में बोला है 15% है, अब बटा 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए 5 बार में कटेगा, डायरेक्ट सेट है ये। ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 45 तिया 5 तिया 15 5 बाकी 4 तिया 5 तिया 15 5 बाकी 4 तिया 15 1 4 तिया 12 1 13 135 4 तिया 12 1 13 135। तो ये आ गया 135 ब्याज। तो मूलधन कितना था 4500 रुपया, ब्याज कितना हो गया 135, तो कुल रुपया देना कितना है 4635 रुपया हो गया। कितना 4635 रुपया हो गया, उसको देना पड़ेगा 73 दिन के बाद, मतलब 7 जून को ऋण जो चुकाना है उसको वो 4635। देखिए ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन का ना आंसर अब इतना सॉल्व किए भी निकल सकता था, लेकिन आप लोग को क्या बताए सॉल्व करना ही आसान क्वेश्चन है। पहला बात 4500 रुपया हम किसी से कर्जा लेवे किए 15% के रेट पे, तो 2 महीना के बाद तो 1000 में तो इतने 1000 जाएगा नहीं, 4500 रुपया लिए 53,000 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 49,000 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए रुपया जो है वो तो देवे करेंगे, मतलब 4500 देंगे ही और ब्याज भी देंगे, तो ये कभी हो सकता है नहीं, क्योंकि 4500 से अधिक आंसर होगा जो भी होगा, तो ये भी गलत। तो एक ऑप्शन यही सही होगा। तो शुरू में ही देख के बच्चा टिक कर सकता था, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ 5 नहीं दे के दिया होगा, हो सकता है बुक में गलत छापा हुआ होगा, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन था तो हम लोग बिना क्वेश्चन को बनाए भी टिक कर सकते थे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग को अगर समझ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग अच्छे रास्ते पे हैं। अब देखिए इसका आंसर बिना वैल्यू पुटिंग का हमारा बच्चा टिक कर सकता है डायरेक्टली। इसका क्या आंसर होगा, कैसे आंसर होगा, डायरेक्ट इसका टिक कर सकता है। आंसर कितना होगा तो 1 होगा। कैसे होगा अब समझाना तो मेरा काम है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग तो आप लोग को समझा चुके हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग चलिए नए बनाने का मन है, क्योंकि क्वेश्चन आसान रहता है तो वैल्यू पुटिंग क्या हम लोग के दिमाग में आता है कि क्या बिना वैल्यू पुटिंग का क्या नहीं बनेगा, उसी चीज़ को हम लोग अभी दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc। ये भाई ये कब होता है, ये तो नया चीज़ लग रहा है। ये होता है डायरेक्ट, हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। ये तभी होगा जब a + b + c बराबर 0 होगा। ठीक है, a + b + c बराबर 0 होगा, तब जो है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होगा। कितना होगा 3abc। यहाँ पे देखिए ये मानिए ये पूरा जो हमारा है a है, ये पूरा a है,
ये पूरा, ये तीनों को जोड़ के हम देखते हैं क्या जीरो पुर रहा है क्या। ए हमारा कितना है ए माइनस बी, प्लस बी कितना है बी माइनस सी, प्लस सी कितना है सी माइनस ए। ये हमारा ए बी सी है, पूरा ए है, ए क्यूब देखिए बी क्यूब सी क्यूब, यही है ना ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यहाँ काटेंगे तो ए से ए गया, सी से सी गया, बी से बी गया, जीरो आ गया ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो गया। ये जीरो अप्लाई हो गया, इसका मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 3 ABC। तो ऊपर का क्या हो जाएगा 3 ABC, नीचल का भी है 3 ABC, कट के एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। अच्छा 3 ABC कैसे आएगा, कुछ बच्चा को नहीं समझ में आएगा। देखिए 3 ABC, ये मेरा पूरा ए था ना, तो 3 आएगा, ए हमारा कितना है यहाँ पे ए माइनस बी, बी कितना है बी माइनस सी, और सी कितना है सी माइनस ए, 3 ABC। और नीचे में भी देखिए सेम यही चीज़ है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही चीज़ है ना। ये पूरा कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन ए में है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन शुरू से ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 1 होगा, लेकिन आप लोगों को हम सॉल्व भी कर रहे हैं, डायरेक्ट हमको टिक नहीं आंसर करना है, ठीक है, आप लोग को समझाना भी है ना। अगर आप किसी बच्चा को लगता है कि नहीं डायरेक्ट टिक करते निकलते जाइए, तो उसके लिए चैनल नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जो ऐसा जिसको ऐसा लगता है कि हाँ इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन को देखिए, हम देखिए हम क्वेश्चन आप लोग को बता रहे थे, हमको तो पता ही है इस तरीके के, डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन नहीं करवाते थे, हमको तो दिख ही रहा था इसका आंसर ये होगा, तो क्या टिक करके आगे बढ़ जाते, इसका भी आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते नहीं। हम जो यहाँ पे आए हैं इसका सॉल्यूशन बताने आए हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझाने आए हैं, डायरेक्टली क्या इसका आंसर हम बता के आगे चल जाएं। अब इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चा पूछेगा, देखिए दोनों बराबर दिया है, बराबर जीरो भी है, और इस मान को पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 3/2, क्योंकि 45 मान रखेंगे तो बराबर आएगा 45, क्या टिक करके आगे चल जाए नहीं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रख के सभी चीज़ को बताना है। कोई बच्चा दूसरे चैनल पे या कमेंट कर रहा था कि ऐसा, तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, जिस विद्यार्थी को लगता है नहीं आप ऐसे जाइएगा, वो हमारे चैनल पर से जा सकते हैं। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि यहाँ पे आए। जो भी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि टिक मारिए और आगे बढ़िए, ये चीज़ तो आप लोग को आंसर में मिल ही जाएगा, बुक में जाइए ये क्वेश्चन मिलेगा, और वहाँ पर डायरेक्ट आंसर बी लिखल होगा, पढ़िए आगे बढ़िए, याद कीजिए जिसको ऐसा चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, उसके लिए चलिए जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ाते हैं। है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर जीरो, क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जीरो। जब ये ऐसा दे ना तो सिंपल सा वैल्यू पुटिंग, देखिए कौन सा वैल्यू ऐसा पुट हो रहा है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ जो हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जो है जीरो है। इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो बराबर हो जाएगा, इधर क्या है माइनस कॉस थीटा, उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस कॉस थीटा, तो हो जाएगा हमारा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा एक ही कंडीशन में होता है, कब, जब जो है थीटा का मान हम 45 डिग्री लेते हैं। कितना, अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं, अब राजा थीटा का मान हम 45 डिग्री लेते हैं तो दोनों मान बराबर होता है, यही चीज़ तो बोल रहा है बराबर है, इसका मतलब 45 डिग्री लेंगे। चलिए मान रख लेते हैं, साइन पे यहाँ भी रख देंगे, अब आजा लाल कलर, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ भी रख देंगे 45, और यहाँ भी रख देंगे 45, सिंपल सा देखिए आंसर आ जाएगा। 45 का मान होता है 1/√2, क्या 1/√2, क्वेश्चन में है इसका पावर 4 कर देंगे। कॉस भी तो यही मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, इसका पावर 4 कर देंगे। और 10 45 का 1 होता है, 1/4 एक ही रह जाएगा। पावर 4 जब करेंगे तो 1 हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/2 दूना 4, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा, और प्लस ये 1 रह जाएगा क्योंकि पावर में है, ठीक है, वहाँ पे 4। जब इसका करिएगा भिन्न का जोड़ तो डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर 3/2। देखिए अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ बहुत अच्छा करेगा तो हम बोलेंगे नहीं करना है। कुछ आप लोग अगर एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो इंटर या ग्रेजुएशन तो होगा ही होगा, बिना इंटर या मतलब एनटीपीसी मानिए इंटर लेवल पे भी हुआ था ना, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी था, तो आप लोग इस लेवल का है तो आप लोग को डायरेक्ट पता होगा 1/4 का मतलब होता है चौथा भाग, 1/4 का मतलब चौथा भाग, चौथा भाग में चौथा भाग जोड़ेंगे तो क्या होगा आधा भाग, आधा आ जाएगा, चौथाई में जोड़ेंगे आधा, प्लस सौंसा, आधा में सौंसा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, मतलब 1.5 का मतलब 3 का आधा, डायरेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नहीं तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, हम बुरा भी नहीं मानना है कि नहीं हमें ग्रेजुएशन किए फिर भी हमको नहीं आता तो गलत बात है, नहीं कोई बात नहीं आता तो लोग को प्रैक्टिस कीजिए, ये सभी सीख जाइएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 + 4, कितना हो गया ये 4 2 6/4, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। यदि
ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रमशः ए बी सी का अनुपात। अब देखिए बच्चा अगर यहाँ से इस तरीके से बनाता है तो फंसता है। आसान तरीका हम इसका समझाते हैं। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। यहाँ पे ए की आय क्या है, 20 से 15% अधिक है। पर फ्रैक्शन वैल्यू पर बनाए तो भी जल्दी बनेगा, क्योंकि 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/20। अधिक है, कौन अधिक है, देखिए बी की आय से 15% अधिक है कौन, ए की आय। तो मतलब बी अगर 20 है तो 20 का 15% कितना, 3 होता है। 3 अधिक है कौन, ए जो है वो 3 अधिक है, ये बोल रखा है एक लाइन में हम यहाँ पे अब समझाए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि यहाँ से मान के नहीं चलेंगे। यहाँ पे जैसे बोला है कि बी की आय सी से 10% कम है तो सी का 10% कम करेंगे तो 20 आना चाहिए, नहीं, हम लोग डायरेक्ट सी यहाँ लिखेंगे और बी और सी का रिलेशन नीचे में लिख देंगे। क्या बोला है, बी की जो आय है सी की आय से 20% कम है। सी की आय से क्या है, 20% कम है तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। कितना, 1/5 है। तो सी की आय से 20% कम है ना, इसका मतलब सी की आय अगर 5 है तो इसका 20% होता है 1 कम, मतलब ये 4 हो जाएगा बी की। बस अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात निकालने के लिए बैलेंस होना जरूरी है। क्या ये दोनों बैलेंस है, नहीं, बैलेंस मतलब दोनों बराबर, क्योंकि ये भी बी का ही मान है, ये भी बी का, तो बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 5 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23/5 की 20/5 25। अब देखिए बैलेंस हो गया था तो 23/20/25 इसका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23/20/25 जो कि हमारा किस 23/20/25 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला एज का प्रश्न है। फिर ये हमारा ये है, आज ये क्वेश्चन आसान है, 2 आदमी वाला है तो होमवर्क में दे देंगे। ये क्वेश्चन हम करवा देते हैं। क्या है देखिए, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो वर्तमान आयु। देखिए ऑप्शन के थ्रू ही चल लेते हैं, क्या ज़्यादा दिमाग लगाना, ऑप्शन ही बहुत आसान है। ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला बात कि दोनों का अंतर कितना, 12 वर्ष का है। क्या इस दोनों का अंतर, यहाँ पर सब ऑप्शन में देखिए क्या 12 वर्ष का अंतर है, इस दोनों में 12 वर्ष का अंतर है, तो आप बोलिएगा जी बिल्कुल। तो ये भी आंसर हो सकता है। 12 वर्ष का अंतर, ये भी आंसर, 12 वर्ष का अंतर, ये भी आंसर, 12 वर्ष का अंतर, ये भी आंसर। ठीक है, आगे बोला है 9 वर्ष पहले चरगुनी है बड़ की जो है छोटकी से, छोटकी बहन चाहे जो भी है। तो पहले हम पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में 9 वर्ष पहले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 9 घटाएंगे 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 ही होगा ना, नहीं 12 नहीं होगा, 13 में से कितना हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा। क्या 14 हो जाएगा। क्या ये हो गया चरगुना, नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व होता है समझिएगा। चलिए अब कुछ दिन पहले का तो बात हमेशा बता सकते हैं कि डायरेक्ट आप लोग को ऑप्शन के थ्रू ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते थे, बहुत बच्चा को पता भी होगा एज का प्रश्न जो भी है। लेकिन आप लोग को हम कुछ अच्छा नया नया नियम लाए हैं परसेंटेजर वाला, उससे भी समझाते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। 9 साल पहले कितना साल का हो जाएगा, 6 साल का। 9 साल पहले कितना हुआ, 18 का भी हो सकता है, 9 घटाएंगे तो हम जब 9 घटाएंगे 9 3 18, हाँ 18 ही हो गया। लेकिन 4 गुना हुआ क्या, नहीं 3 गुना ही हुआ। 4 गुना का मतलब 24 होता तब होता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कभी 24 नहीं हो सकता, 18 हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 3 गुना हो गया 18, हमें 24 चाहिए था। यहाँ पे देखा जाए तो 9 साल पहले कितना साल का, 4 साल का, तो 4 का 4 गुना 16 होना चाहिए, तो 9 साल पहले 16 साल का। क्या 4 गुना हो गया, तो बिल्कुल आप बोलिएगा कि हाँ 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर गया ना। ऑप्शन में यही बोला था कि 4 गुनी हो जाती है, तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया दोनों को, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा बिना आगे चेक किए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, कौन। अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क में देने वाले थे ना। देखिए हम तनिक समझाते हैं। रीता है और मीना है। देखिए आप बोलिएगा कितना आसान क्यों लाते हैं। देखिए अगर हम इसी
अगर हम एसएससी के किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करवाते तो ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके आते, इतना हल्का, कुछ ना कुछ चेंज रहता। लेकिन रेलवे में इससे बाहर नहीं जा रहा है, जो थोड़ा सा बाहर जाता है, थोड़ा सा लेवल कि इतना दिन पहले छोड़ दिया, इतना दिन बाद छोड़ा, या फिर इतना दिन छोड़ा हुआ काम ये किया, तो वो सभी क्वेश्चन हम कवर करते जा रहे हैं। पीछे की क्लास में भी किए हैं, आगे भी करेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है, आगे रीता अकेले कितना दिन में करती है, यहाँ पे देखिए रीता अकेले 15 दिन में करती है। आर का दिया अकेले का 15 दिन में, तो पूछिए मीना अकेले, तो एम का मन अकेले। आप लोग को 1000 क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं, पीछे का वीडियो में देखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग को हमें क्या करना, होमवर्क में कर देना है कमेंट सेक्शन में। इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिस विद्यार्थी का आंसर होगा पहले रिप्लाई आएगा, सही होगा, उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। चलिए, थैंक यू।